नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अधिवक्ता संघ चुनाव में अधिवक्ताओं में दिखा भारी उत्साह। मतगणना कार्य शुरू, देर रात तक आएंगे परिणाम। बजट के अभाव में कन्यादान योजना की रुकी राशि, 8 करोड़ 44 लाख का भुगतान बाकी। ऑनलाइन ठगी के पीड़ितों को मिली राशि वापस, साइबर सेल की अहम भूमिका। एक ट्रक चावल चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार, बालाघाट से राजगढ़ जाते समय रास्ते में बेच दिया था पूरा चावल। मैन बोर्ड को मैन ही रहने दो, व्यावसायिक उपयोग ना हो, इसके लिए दानवीर दुर्गा प्रसाद जी के पोते ने जिला प्रशासन से की मुलाकात। सामाजिक न्याय विभाग और रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों को 2 माह से वेतन के लाले, डीडीओ कोड बना परेशानी की वजह। नोटिस बोर्ड पर जानकारी चस्पा करने के बाद भी शिक्षक लगा रहे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चक्कर, स्थानांतरण का मामला। विधवा पेंशन योजना का नहीं मिल रहा लाभ, महिलाओं ने लगाई जिला प्रशासन से गुहार। और जिला अस्पताल की व्यवस्था देखने के लिए कलेक्टर ने नियुक्त किए 3 सदस्यीय टीम, हर विभाग पर रखेंगे निगरानी। और अब खबरें विस्तार से। ग्रामीण क्षेत्रों की कई महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जिन्होंने विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिलने की शिकायत कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन के माध्यम से की। महिलाओं ने बताया कि पिछले कई वर्षों से उन्हें विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और पंचायत स्तर पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। उक्त मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। चर्चा के दौरान लिंगा परसवाड़ा निवासी प्रमीला बिसेन ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व उनके पति की मृत्यु हो गई थी और वह तभी से विधवा पेंशन के लिए शासकीय कार्यालय के चक्कर काट रही हैं, लेकिन उन्हें अब तक पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि पंचायत में उन्होंने कई बार विधवा पेंशन के लिए फॉर्म भर चुकी हैं, लेकिन सचिव द्वारा इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सचिव के कहने पर उन्होंने बैंक में खाता खोल लिया था, जिसमें सचिव ने 12 तारीख को विधवा पेंशन योजना के तहत पेंशन आने की बात कही थी, लेकिन उनके पेंशन अब तक नहीं आई है और उन्हें पेंशन पाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आए थे, हमारे पति खत्म हो गए, विधवा पेंशन बनाने के लिए। क्या बोले? तो अभी तो आवेदन लिख के दिए, तो बोले पर्ची लेके आओ बोले। तो पर्ची वो पता नहीं वहाँ दिए होंगे, हमको समझता नहीं भैया। पढ़े लिखे। कितने साल पहले आपके पति की मृत्यु हुई थी? मेरे पति को आज से 3 साल हुए। अच्छा, आज तक कोई सहायता मिली या नहीं मिली? नहीं मिली थी, पर अभी हमने बोले कि बना लेंगे तो थोड़ा सा अपना खर्चा पानी के लिए। अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता मतदान के लिए न्यायालय परिसर पहुंचे। समाचार लिखे जाने तक मतगणना कार्य पूरा नहीं हो सका था। जानकारी के अनुसार देर रात तक चुनाव परिणाम आएंगे। 13 अगस्त की सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान प्रक्रिया चली। इस दौरान अधिवक्ता संघ के 12 पदों के लिए 24 प्रत्याशियों की किस्मत मतदान पेटी में कैद हो गई। दोपहर 4 बजे से मतगणना कार्य शुरू हुआ। अधिवक्ता संघ चुनाव के निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि देर रात तक मतगणना का कार्य पूर्ण हुआ। लांजी के पौनी पीपल गांव मार्ग पर चिचटोला से आगे पड़ने वाला काशी नाला का पुलिया प्रशासन की लापरवाही के चलते जरा सी बारिश में बाढ़ से हालात नजर आने लगते हैं। लांजी मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर किरनापुर ब्लॉक के ग्रामों को जोड़ने वाला नाले का पुलिया, जो कि पाइप वाला है, इस पाइप पुलिया की सफाई नहीं होने से जरा सी बारिश में मार्ग के ऊपर से पानी बहने लगता है और आवागमन अवरुद्ध होने की स्थिति निर्मित होने लगती है। इस मार्ग से सती टेकरा, पीपल गांव, सोने सराड, पौनी, खोलमारा, कोसमारा, कोसमदेही आदि लगभग आधा दर्जन से अधिक ग्रामों के बच्चे स्कूल पढ़ने लांजी आते हैं। पीपल गांव में सोन नदी पर उच्च स्तरीय पुल बन जाने व प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़क बन जाने से इन ग्रामों के लोगों का आवागमन सुगम हुआ है। 13 अगस्त को दोपहर 12 बजे से कुछ देर अच्छी बारिश होने के कारण यह नाला उफान पर आ गया। शाम को जब स्कूल की छुट्टी हुई
उस वक्त नाले के पुलिया पर लगभग 2 से 3 फीट पानी बह रहा था। चूंकि शाम हो रही थी एवं बच्चों को घर जाना था, तब ग्रामीणों द्वारा बच्चों को हाथ पकड़कर और साइकिलों को कंधे में टांग कर पार कराया गया। वहीं छोटे बच्चों को कंधे पर बैठाकर नाला पार कराया। इस संबंध में पीपल गांव के पूर्व जनपद सदस्य वहीद खान ने जानकारी में बताया कि पूर्व में भी हल्की सी बारिश में नाले के ऊपर से पानी बहने लगता था, जिसके संबंध में क्षेत्र की विधायक हिना कावरे को अवगत कराकर प्रशासन से सफाई करवाने की मांग की गई थी। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर जहां प्रशासनिक तौर पर कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा कारगर प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं अब जिला अस्पताल प्रबंधन के द्वारा भी अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर एक 3 सदस्यीय टीम का गठन किया जा रहा है। यह टीम जिला अस्पताल के तमाम विभागों से अनावश्यक सामग्री का आकलन कर उन्हें हटाने का कार्य करेगी। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान सिविल सर्जन श्री मिश्र ने बताया कि जिला अस्पताल में आवश्यक सामग्री को हटाने के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें फिलहाल 2 सदस्यों को शामिल किया जा रहा है। हमारे यहाँ प्रयास है कि अधिक से अधिक सदस्य शामिल किया जाए। यह टीम अस्पताल की सभी विभागों का निरीक्षण कर आवश्यक सामग्री को हटाने का कार्य करेंगे। राज्य शिक्षा सेवा के द्वारा जारी आदेश के तहत प्रदेश भर में 212 सहायक संचालक की पदस्थापना की गई है, जिसके तहत प्रभारी सहायक संचालक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की पदस्थापना को लेकर संशय की स्थिति बरकरार है, जिसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे के द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से मार्गदर्शन मांगा गया है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी श्री लटारे ने बताया कि शासन के आदेश के तहत लांजी में पदस्थ प्राचार्य गिरधारी नायक को प्रभारी सहायक संचालक का प्रभार देना है, लेकिन उनके ऊपर काफी गंभीर मामले आरोपित है, जिसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से मार्गदर्शन मांगा गया है। जब तक लोक शिक्षण संचालनालय से उचित मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता, तब तक उन्हें प्रभारी सहायक संचालक का पदभार नहीं दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए बीते दिनों से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जो 11 अगस्त को समाप्त होना था, लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं होने पर इसकी तारीख 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई। भाजपा के जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी बताते हैं कि जिले की सभी 6 विधानसभा में 20-20 हजार नए सदस्य, कुल 1,20,000 सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य था। 12 अगस्त तक जिले के भीतर 69,300 नए सदस्य बनाए जा चुके हैं और हम प्रयत्नशील है। अभी तो 69,300 करीबन सदस्य हमारे पूरे ज़िले में। ये मैं परसों की रिपोर्ट बता रहा हूँ, जो हमने डाटा बुलवाया था, उसके अनुसार 69,300 करीबन सदस्य बन गए हैं। और मैं समझता हूँ इसकी तारीख भी अभी थोड़ी हमारे बढ़ा दिया है। हमारे केंद्र ने, पार्टी ने तारीख बढ़ा करके उसको 20 तारीख किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला उपाध्यक्ष लता एलकर बताती है कि प्रदेश के सभी जिलों में 20-20 हजार महिला सदस्य जोड़े जाने का लक्ष्य था। बालाघाट में अब तक 9,000 सदस्य ही जोड़े जा सके हैं। वहीं प्रदेश के कुछ जिलों में महिला सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा हो चुका है। बताया था कि महिला मोर्चे ने को भी विशेष तौर पर इसमें एक टारगेट मिला हुआ है और हमने अधिकांशतः सभी जिलों में 20,000 की सदस्य संख्या करना ऐसा निश्चित किया था। अभी जो जानकारी इसी समय में हमारे पास आई है, उसमें बालाघाट ज़िले की जो जानकारी है उसमें 9,000 हमारे सदस्य लगभग अभी आज तक बने हैं। बहुत से ज़िले ऐसे हैं प्रदेश के जहां पर 20,000 की संख्या क्रॉस हो गई, जिसमें ख़ास तौर पर ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, गुना, भोपाल, यहाँ पर बड़ी संख्या में सदस्यता हुई है।
और सभी महिलाएं 8 जो पिछली 8 तारीख गई उसको हमने विशेष तौर पे रखा था, क्योंकि बालाघाट में कई जिलों में बालाघाट, सिवनी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठनों के माध्यम से शहर में तिरंगा यात्रा और मशाल यात्रा निकाली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश लंगनानी बताते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीते कई वर्षों से तिरंगा यात्रा और मशाल यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें विभिन्न संगठन शामिल होंगे। यह यात्रा शाम 5 बजे से भाजपा कार्यालय के सामने से निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जय स्तंभ चौक पहुंचेगी। गायत्री परिवार भी रहेगा, श्री श्री रविशंकर जी उनके भी रहेंगे, हमारे विद्यालय भी विवेक ज्योति रहेंगे, सरस्वती शिशु मंदिर परिवार रहेगा, MCS रहेंगी, रॉयल हेरिटेज और इस प्रकार से बहुत सी संस्थाएं शहर में जितनी है सभी को हमने आमंत्रित किया है कि उसमें सबकी भागीदारी हो। तो एक बड़े रूप में एक प्रोसेशन रखा गया है, तो मशाल यात्रा प्लस तिरंगा यात्रा। ये 14 तारीख को 5 बजे का समय दिया है, लेकिन निकलते निकलते वो 6 बजे का, और थोड़ा अंधेरा भी होगा, तो क्योंकि मशाल यात्रा है तो थोड़ा अंधेरा चाहिए उसमें। और उस दिन वो कार्यक्रम है, हनुमान चौक पे हमने ऑर्केस्ट्रा भी रखा है जो राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण, और वो भी उसी समय 7 बजे करीबन वो होगा, बैंड और बाजे के साथ में। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण बड़ी संख्या में किए गए हैं। इसी कड़ी में बालाघाट स्थानांतरण लेकर आने वाले और यहां से जाने वाले शिक्षकों की संख्या भी बड़ी संख्या में है, जो सूचना बोर्ड में लिखी है। जानकारी पड़े बिना ही रोजाना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के वे चक्कर लगा रहे हैं और बिना वजह वह परेशान हो रहे हैं। स्थानांतरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अपने कार्यालय के बाहर स्पष्ट रूप से वरिष्ठ स्तर से मिले निर्देशों को चस्पा कर दिया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 14 अगस्त को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मिलने वाले निर्देश के आधार पर शिक्षकों को कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी शिक्षक बीते 3 दिनों से रोजाना जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर स्थानांतरण की जानकारी ले रहे हैं। ऐसे ही कुछ शिक्षकों से पद्मेश की टीम ने जब चर्चा की तो उन्होंने नोटिस बोर्ड की जानकारी पढ़े बिना ही सीधे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर सारा का सारा ठिकरा फोड़ दिया। पन्ना में अजयगढ़। अच्छा, अभी यहाँ आपका ट्रांसफर हो गया है, तो आप यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने आए, क्यों आए? जी, पदभार ग्रहण करना। फिर अभी वहाँ पे आवेदन जमा कर चुके हैं, अभी पदभार ग्रहण कराने का आवेदन के बाद में लिखकर नहीं मिला। तो मुलाकात हुई संबंधित अधिकारी से? नहीं, अधिकारी से तो मुलाकात नहीं हुई, बाबू से मुलाकात हुई, बाबू हम जानते हैं। पदभार ग्रहण। क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो यहाँ गुरुवार से आ रही हूँ। अच्छा, तो DO साहब मिले ही नहीं। कहाँ गए बताते? पता नहीं। पहले कहाँ थी आपकी ड्यूटी? पहले पन्ना। तो अभी यहाँ पे काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, क्या कारण है? कारण DO साहब के न मिलने से परेशान हो रहे हैं। कब तक नहीं मिलेंगे बोलते? ये पता नहीं कब तक, वहाँ तो बता रहे कि तुम लोग फाइल जमा कर दो, वापस चले जाओ, 2-3 दिन बाद में आना। तो आप कितने दिनों से ऐसा परेशान हो रहे हैं? मैं तो गुरुवार से। जिला प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त मुहिम अतिक्रमण हटाओ पर एक बार फिर अतिक्रमणकारी पूरी तरह से पलीता लगा रहे हैं। गुजरी की सड़कों पर एक बार फिर दुकान सजना शुरू हो चुकी। बीते कई वर्षों से गुजरी की सड़कों को अतिक्रमणकारियों ने अपने व्यवसाय का ठिकाना बना लिया। पता ही नहीं चला कि सड़क कहां गायब हो गई, जिससे पूर्व यातायात व्यवस्था ठप हो गई। क्षेत्र में रहने वाले लोग लंबे समय से परेशान थे। कुछ दिनों पहले कलेक्टर दीपक आर्य ने सख्ती दिखाते हुए गुजरी में अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू की, लेकिन एक बार फिर अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने गुजरी के सड़क को फिर से अपना व्यवसाय का ठिकाना बनाना शुरू कर दिया। पूरे मामले पर नगरपालिका के CMO दिनेश बागमारे बताते हैं कि जल्द ही अतिक्रमणकारियों को हटाया जाएगा। नहीं, ये क्या होता है कि तीज त्योहार का टाइम आया है, लोग टेम्परेरी तौर पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आज ही टीम भेज के उनको वो भी नहीं बैठने, जहाँ उनको शिफ्ट किया गया वहीं व्यवसाय करें, रोड पे नहीं आने देंगे। और जिला प्रशासन ने जो सहयोग से उनको हटाया है वो कायम रहेगा, बकायदा सिस्टमेटिक। कैसा कुछ कार्रवाई नहीं की जाएगी क्या? नहीं, अक्सर ये देखा जाता है कि हटा दिया जाता है, फिर 4 दिन बाद फिर दुकान लग जाती है। क्योंकि
गुजरी बाजार का जो डेवलपमेंट है उस पर तो पूरी चर्चा होगी, उसको काम एक दिन में नहीं हो पाएगा, लेकिन यह है कि हम धीरे धीरे व्यवस्थित करेंगे और हर आदमी को सेटिस्फेक्शन करके उनको व्यवस्थित व्यवसाय की जगह भी देंगे और उसको ठीक ठाक करेंगे। प्रशासन के द्वारा निश्चित ही यह घोषणा की गई थी कि दोबारा अतिक्रमण करने पर अतिक्रमणकारियों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं देता। नतीजा, ढाक के 3 पात फिर अतिक्रमणकारियों ने सड़क पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। शहर की जनता अब समझ चुकी है कि जब तक कलेक्टर दीपक आर्य बालाघाट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तब तक तो ठीक है, वरना फिर नगरपालिका सड़क पर अतिक्रमण करवा लेगी, जिससे एक बार फिर बड़ी परेशानी लोगों के सामने होगी। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बीएड में प्रवेश के लिए चौथी काउंसलिंग की सूची जारी कर दी गई है। 20 अगस्त तक एडमिशन लिए जाएंगे। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में बीएड के एडमिशन कार्य कर रहे कर्मचारी गजानंद कटरे बताते हैं कि बीएड की चौथी काउंसलिंग की सूची जारी कर दी गई है। देखने में यह भी आया है कि अधिक प्रतिशत वाले छात्रों का नाम भी सूची में नहीं आया है, जिनका नाम शायद अगली सूची में शासन के निर्देश के अनुसार आ जाएगा। बीएड का जो एडिशनल सेकेंड राउंड चल रहा है, अभी इस राउंड में जो छात्र छूट गए थे उनके लिए एमपी के जो छात्र छात्रा है उनके लिए बीएड में एडिशनल राउंड का अंतिम चरण चल रहा है। कब लिस्ट ओपन हुई है? लिस्ट आज ही ओपन हुई है। आज 12 बजे जो छात्रों ने चॉइस फिलिंग कराए थे उनको कॉलेज आवंटित किए गए हैं। आज से लेकर 20 तारीख तक लगातार बीएड के एडमिशन होंगे। सर कब तक चलेगा? 20 तारीख तक। 20 तारीख तक। 20 तारीख के बाद फिर कौन सी क्या प्रक्रिया? 20 तारीख के बाद में जो सीटें खाली हो जाएगी उसके लिए शासन कुछ अपने स्तर पे नीति बना सकती है। कॉलेज लेवल पे चॉइस फिलिंग हो सकती है या फिर कॉलेज के हिसाब से देखेंगे कि सरकार की कितनी सीटें खाली रहेगी। अभी 6800 लगभग सीटें खाली है बीएड में, एमएड में 2000 के लगभग सीटें खाली हैं। इस आधार पर चॉइस फिलिंग हुई है और जो सीटें आवंटित हुई उसमें से कितने छात्र एडमिशन लेते हैं, इसी आधार पर सरकार कुछ नीति बनाएगी। जो छात्र छूट गए, अभी हमने एक छात्र का यहाँ पर देखे थे, सरिता वाड़ीवा, 51% है, ये एसटी की छात्रा है लेकिन इसको कॉलेज नहीं मिला है। तो ऐसे कुछ छात्र हैं जिनको कॉलेज नहीं मिला है और जो पढ़ना चाहते हैं, और कुछ छात्र जिनको कॉलेज मिला है जो पढ़ना नहीं चाहते। इसमें जो सीटें, आपको बता दें कि वर्तमान समय में बीएड की 6000 सीट खाली है, वहीं एमएड की 2000 सीट खाली है, जिसे देखते हुए यह लग रहा है कि उच्च शिक्षा विभाग 5वीं सूची भी निकाले तो उसके बाद भी कई कॉलेजों में सीट खाली बचेगी। ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आमजन के लिए सुविधा का कारण बन रहा है, लेकिन कहीं कहीं यह परेशानी का सबब भी बन जाता है। ऐसे ही कुछ मामला 2 विभागों के वेतन भुगतान में आ गया, जिस कारण बीते 2 महीने से इन विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों का वेतन भुगतान नहीं हो सका। चलिए आपको बता देते हैं कि क्या था पूरा मामला। सामाजिक न्याय विभाग और जिला रजिस्ट्रार कार्यालय, इन दोनों विभाग के डीडीओ कोड और इलेक्ट्रॉनिक साइन और सॉफ्टवेयर में अधिकारियों के नाम नहीं बदलने के कारण बीते 2 महीने से इस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं हो रहा था। जिला कोषालय अधिकारी डीके जैन बताते हैं कि निश्चित ही वेतन को लेकर दोनों विभाग में परेशानी थी, जिसे दूर कर दिया गया है। उनका क्या है कि वेतन जो पुराने डीडीओ थे उनका फंसा हुआ था और सिस्टम में अभी उसको हमने जबलपुर बात करके उसका निराकरण करा दिया है और शाम तक उनका वेतन हो जाएगा। सर हस्ताक्षर की कुछ बात आ रही थी, डिजिटल हस्ताक्षर को उनके कर्मचारियों की जो डीडीओ कोड बनता है जी, उनका नहीं हो पाया था, हट नहीं पा रहा था नाम पुराने अधिकारी का, और नए को ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। रिलीव और ज्वाइनिंग का मामला था डीडीओ कोड में। उसकी निराकरण के लिए हमने अभी कंप्लेंट दर्ज की है कंप्यूटर विभाग को, वो हो जाएगा। सर क्या एक ही विभाग में समस्या है क्या और भी अनेकों विभाग में समस्या है? नहीं, एक डीआर की है, एक यहाँ की है सामाजिक न्याय की। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का भी यही प्रॉब्लम है, वो दोनों अभी हमने जेडी साहब को बता करके निराकरण के लिए कार्रवाई हो। सर कब तक निराकरण हो जाएगा इनका? बस अभी तो चल रहा है कार्यक्रम, हो जाएगा तो आज शाम तक। भारतीय स्व सहायता समूह रसोइया संघ द्वारा मंगलवार को रैली निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने विभिन्न मांग रखी। रसोइया संघ की जिला अध्यक्ष लीला नगपुरी के अनुसार ठेकेदारों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। रसोइया के मानदेय में शासन की वृद्धि की जाए सहित अन्य मांगों को लेकर उनके द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता
आज हम ये मांग को लेकर कि जो ठेका प्रथा में जो हमारे स्वसहायता समूह को परेशान किया जाता है और ठेका में जो आंगनबाड़ी को समूह वाले को परेशान करके जो निरस्त अनुबंध करके और वो सब ठेका प्रथा में जो दिया जाता है ये तत्काल बंद किया जाए। और जो हमारी बहनों को जो 2000 मादे मिलता है वो 5000 बढ़ाया जाए। आंगनबाड़ी रसोइया को जो 500 मिलता है उनका भी 5000 किया जाए, वो भी बच्चों को खाना ही खिलाती। और दूसरी बात यह है कि जो आरओ दिया जाता है वो आरओ बढ़ाकर उपस्थिति के हिसाब से दिया जाए। जो राशि दी जाती है वो राशि भी बच्चों के हिसाब से दिया जाए। दूसरी मांग है कि नहीं, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो फिर ये मांगे पूरी नहीं होगी तो हम 9 सितंबर को पुनः तत्काल फिर से धरना प्रदर्शन कार्यक्रम 9 सितंबर को करेंगे। आज रैली बस स्टैंड से हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था। भारतीय स्व सहायता रसोइया समूह संघ का कार्यक्रम था। इनकी विभिन्न लंबित मांगें जिनके विगत कई वर्षों से लगातार बहनें संघर्ष कर रही हैं। आंगनवाड़ी की बहनें भी इनमें लगी हुई हैं जिन्हें न्यूनतम 500 रुपये महीने इनको दिया जा रहा है। कमलनाथ सरकार ने चुनाव पूर्व अपने वचन पत्र में कहा था कि 3000 रुपये महीने इन्हें देंगे, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। अभी तक लागू नहीं हुआ है। और विभिन्न स्वतः समूह का ऊपर से सरकार की मंशा ये चल रही है कि ठेका प्रथा में ये रसोई बनाने का काम दिया जाए। इसका पुरजोर विरोध भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध रसोइया स्वसहायता समूह कर रही हैं। हमारी बहन लीला नकपुरे लगातार विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश शासन की बेहद महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। विवाह होने के महीनों बाद भी आज जिले के 1500 से अधिक हितग्राहियों को योजना अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई है। वर्ष 2018-19 में जिले के भीतर कुल 4532 सामूहिक विवाह करवाए गए हैं, जिसमें से 2860 नव दंपति को प्रोत्साहन राशि उनके खाते में जमा करवा दी गई है। वहीं 1672 नव दंपति के खाते में राशि नहीं जमा करवाई गई है। इसकी राशि 8,44,14,000 रुपए का भुगतान होना बाकी है। जिम्मेदार अधिकारी बताते हैं कि वरिष्ठ स्तर से आवंटन आते ही हितग्राहियों के खाते में जमा करवा दी जाएगी। जनपद पंचायत कटंगी से कुल 769 जोड़ों का विवाह हुआ है और वहाँ अभी किसी भी जोड़े का भुगतान नहीं हो पाया है क्योंकि आवंटन के अभाव में। और कहाँ का बच्चा है? और तो सभी जनपद पंचायत और नगर पालिका नगर निकाय से 13 सभी निकाय से जो विवाह हुए हैं उनका भुगतान होना बाकी है। जिले में कुल 4532 जोड़ों का विवाह हुआ है, जिसमें से 2860 जोड़ों का भुगतान किया जा चुका है और 1672 जोड़ों का भुगतान शेष है। तो शेष भुगतान के लिए आवंटन के लिए पत्र लिखा गया है। आवंटन प्राप्त होते ही बाकी जोड़ों की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। सर कितना भुगतान करना है अभी? भुगतान है 8,44,14,000 रुपये। सर क्यों नहीं मिल पाया अभी तक? काफ़ी लेट हो गया अभी। अब ये भुगतान आवंटन के अभाव में नहीं हो पाया। कहाँ का नहीं हुआ सर भुगतान? लगभग सभी निकाय का भुगतान बाकी है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बजट के अभाव में सरकार दे नहीं रही? बजट के अभाव में सरकार अभी लेट कर रही है उसको? नहीं, अब बजट जैसे हमको प्राप्त होगा शासन से वैसे भुगतान किया जाएगा। देखिए सामूहिक विवाह ये जितने भी हुए थे उन लोगों की सूची हम लोगों ने सामाजिक न्याय में भेज दिया था पेमेंट के लिए। वहाँ से पेमेंट होता है सीधा हितग्राही के खाते में। 3 डेट में शादी हुई थी, 25/2, 8/3 और 30/5 को शादी हुई थी, जिसमें 519 टोटल 3 में हितग्राही बैठे थे। सर क्या वजह लग रही है कि आपको अभी तक राशि नहीं मिली? राशि तो सामाजिक न्याय विभाग ही बता सकता है विशेष कि मतलब विलम्ब होने का कारण क्या होता है। अभी तक एक को भी नहीं मिलेगी? सीधा सामाजिक न्याय विभाग सीधा हितग्राही के खाते में पैसा डालता है। इस वजह से हम स्पष्ट नहीं बोल पाते कि किस हितग्राही के खाते में पैसा गया है या नहीं गया है। इसी बार लेट हुआ है क्या? इसी बार लेट हुआ है क्या? लेट तो थोड़ा इस बार हुआ है, पर डल जाएगा, पैसा प्राप्त हो जाएगा। उन लोगों को हितग्राहियों को पूरे खाते में पैसा प्राप्त हो जाएगा।
शासन का एक ये है। सर कितना हितग्राहियों के खाते में जाना था? हितग्राही के प्रत्येक हितग्राही के खाते में 48,000 रुपये उनके खाते में जाना है और 3,000 रुपये हमारी व्यवस्था की नगर पालिका के लिए है। गरीब माता पिता के लिए कन्यादान योजना निश्चित ही एक धुरी की तरह काम कर रही है, लेकिन लगातार भुगतान में हो रही देरी नव दंपत्ति के लिए परेशानी का कारण बन रही है, क्योंकि अधिकांश दंपत्ति ऐसे हैं जिनके पास गृहस्थी बसाने के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं है। उनके सामने बड़ी परेशानी है। विवाह तो हो चुका है, लेकिन गृहस्थी की गाड़ी कैसे आगे बढ़ाई जाए? अब यह केवल इंतजार उस बात का कर रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश शासन राशि आवंटित करे और उनके खाते में पैसा आ जाए। जिले के सबसे प्राचीन स्कूल जिसने शिक्षा की अलग जगाई और बालाघाट को अलग पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई, मेन बोर्ड। जी हाँ, गुजरी बाजार स्थित मेन बोर्ड स्कूल को मेन बोर्ड ही रहने दिया जाए। इसके लिए मंगलवार को मेन बोर्ड स्कूल के लिए जमीन दान करने वाले राय दुर्गा प्रसाद जी के पोते संदीप श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर दीपक आर्य को सूचना पत्र दिया गया। पेशे से अधिवक्ता और राय दुर्गा प्रसाद जी के परपोते संदीप श्रीवास्तव बताते हैं कि मेन बोर्ड स्कूल के भवन को भले ही जर्जर होने की स्थिति में जमींदोज कर दिया गया हो, लेकिन इस भूमि पर केवल शिक्षण कार्य संचालित किए जाएं, यह उनकी मांग है। इसी बात को लेकर उन्होंने कलेक्टर को बालाघाट के अन्य वरिष्ठ जनों के साथ मिलकर ज्ञापन सौंपा। संदीप श्रीवास्तव बताते हैं कि वे इस बात से बहुत अधिक आहत हैं कि उन्हें नगरपालिका द्वारा स्कूल जमींदोज करने के पहले जानकारी नहीं दी गई। इस बात पर उनके द्वारा नगरपालिका को न्यायालय से नोटिस भी भेजा गया, लेकिन उनका जवाब आज तक नहीं दिया गया। ये जो राय दुर्गा प्रसाद मेन बोर्ड स्कूल है, ये मेरे परनाना द्वारा दान में दिया गया है और तब से लेके आज तक ये वहाँ पर इसको राय दुर्गा प्रसाद मेन बोर्ड स्कूल जो है कंटिन्यूसली चलता रहा। यहाँ पर कई बड़ी हस्तियाँ यहाँ से अध्ययन करने के बाद यहाँ से निकली हैं। आज वर्तमान में 8-10 लोग जो सीनियर सिटीजन हैं, इस शहर के बहुत नामी गिरामी लोग हैं, वो जिंदा हैं और यहाँ से पुराने लोगों की भावनाएं और बालाघाट ज़िले के जो नागरिक हैं उनकी भावनाएं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। सर्वप्रथम यह कि जब इस स्कूल को इसकी बिल्डिंग जर्जर हो गई, उसके लिए कोई फाइनेंस नहीं किया गया, उस बिल्डिंग का कोई देखरेख नहीं की गई, तब भी यदि उस बिल्डिंग से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो उसके संबंध में बिल्डिंग को ये डिमोलिश करना था। तो उसके पूर्व मैं प्रशासन से या नगरपालिका से ये उम्मीद करता था कि वो कम से कम मुझे उस बात की सूचना दे दें। मुझे विभिन्न प्रकार के दूसरे सोर्सेज से इस बात की जानकारी हुई कि नगरपालिका निगम द्वारा उस बिल्डिंग को जो है डिमोलिश कर दिया गया और वहाँ प्लेग्राउंड में परिवर्तित कर दिया गया, जबकि इस संबंध में मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। मुझे ऐसी भी जानकारी हुई थी कि उस बिल्डिंग का कॉमर्शियल यूज़ किया जा रहा है, जबकि मेरे पूर्वजों ने उस बिल्डिंग को केवल और केवल शिक्षा के कार्य के लिए उपयोग हेतु दान में दिया गया था और उसको किसी अन्य उपयोग के लिए वो नहीं चाहते थे। और किंतु मुझे ये भी जानकारी हुई कि नगरपालिका निगम या उनके साथ में जो भी इंस्टीट्यूशंस है वो मिल करके उसको कमर्शियल पर्पस के लिए उपयोग करना चाह रहे थे, उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे थे। संदीप श्रीवास्तव के अनुसार यह जमीन शिक्षण कार्य के लिए अधिकृत है, इस पर किसी भी प्रकार का व्यापारिक कार्य ना किया जाए, यही उनकी शासन से मांग है। खाली पड़ी जमीन पर उद्यान बना दिया जाए जिससे स्कूल के बच्चे और क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध हो सके। मैं शासन से ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि जो दान में दी गई भूमि है उसमें केवल स्कूल कार्य ही किया जाए, क्योंकि इस तरह से लोग यदि आप उसमें अन्य किसी व्यावसायिक उपयोग के लिए उसका प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में लोगों की दान देने की मंशा और भावनाओं पर ठेस लगेगी। मैं और मेरा परिवार इस तरह की कार्रवाई से बहुत आहत था, किंतु जब मैं आज कलेक्टर साहब से मिला और उन्हें अपने इस संबंध में चर्चा की तो कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वस्त किया कि वह बिल्डिंग जो है वो स्कूल पर्पस से ही उपयोग की जाएगी, उसमें कोई दूसरा अन्य व्यावसायिक प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी और इसलिए उसको डिमोलिश करना आवश्यक था। उसमें किसी प्रकार का कोई जनहानि ना हो, इस उद्देश्य से उस बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया है। ऐसी स्थिति में मैं पुनः बालाघाट क्षेत्र के नागरिकों से और प्रशासन से और नगरपालिका निगम से ये निवेदन करूंगा
कि वहाँ पर स्कूल ही चलाया जाए और इस कार्य में मैं पूरी बालाघाट की जनता से सहयोग की अपेक्षा करूँगा। बच्चों की सीखने की क्षमता आंखों पर निर्भर है। बच्चों के बौद्धिक, व्यावहारिक, शारीरिक विकास को आकार देने में दृष्टि बहुत आवश्यक है। किसी भी प्रकार का दृष्टि दोष बच्चे की परिपक्वता और सूझबूझ में रुकावट डालता है। इसी उद्देश्य को लेकर बच्चों में दृष्टि दोष को रोकने के लिए शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग एक संयुक्त कार्यक्रम चलाता है, जिसमें विद्यालय स्तर पर बच्चों का नेत्र परीक्षण प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा कम दृष्टि वाले बच्चों को चिन्हित किया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RC पनिका ने बताया कि आंखें हमारी ज्ञानेंद्रियों में सबसे मूल्यवान है। कम दिखाई देना दृष्टि दोष के दायरे में आता है। कम दिखाई देना अर्थात अंधापन 2 कारणों से होता है। सबसे बड़ा कारण मोतियाबिंद है, जो कि 60% है। इसमें आंख का पारदर्शी लेंस अपारदर्शी हो जाता है। यह लेंस ऑपरेशन से ठीक हो जाता है और दृष्टि वापस आ जाती है। कम दिखाई देने का दूसरा बड़ा कारण है कि दृष्टि दोष जो किसी भी उम्र में हो सकता है, जिसका प्रतिशत 5 से 7 है। दृष्टि दोष आमतौर पर चश्मे की जांच कर उपयुक्त नंबर का चश्मा पहनकर अंधेपन को नियंत्रित किया जा सकता है। परीक्षण के दौरान 5 प्रमुख बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अध्यापक एवं छात्र के बीच का अंतर 20 फीट या 6 मीटर हो। उपयुक्त प्रकाश में स्नेल लेंस चार्ट के ई टाइप अक्षरों को 20 फीट की दूरी से उसके खुले सिरे अर्थात दिशाओं के बारे में पूछा जाता है। नहीं बताने पर उनकी नजर कम मानी जाती है। दोनों आंख का अलग अलग नेत्र परीक्षण किया जाता है। चार्ट एवं आंख का लेवल एक जैसा होना चाहिए। नेत्र परीक्षण के दौरान एक साथ सभी बच्चों का परीक्षण नहीं करना है। कम दृष्टि वाले बच्चों की जांच ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टाइम टेबल अनुसार की जाएगी। उसके बाद चश्मा का वितरण किया जाएगा। जिले के समस्त स्कूलों के प्राचार्यों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला मुख्यालय से 125 किलोमीटर दूर साले टेकरी क्षेत्र के डोंगरिया के 1 सैकड़ा ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से उनकी पंचायत अलग करने की गुहार लगाई। जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीण बताते हैं कि वर्ष 2011 की जनसंख्या और परिसीमन के अनुसार डोंगरिया की जनसंख्या 1400 है। वर्तमान में डोंगरिया के अंतर्गत 3 गाँव है, भीम डोंगरी, डोंगरिया और पंडरिया, जिसमें से ग्रामीण डोंगरिया को इन दोनों गांव से अलग करवाना चाहते हैं। हम लोग आए हैं आज कलेक्टर साहब से मांग करने के लिए पंचायत अलग करवाने के संबंध में। कितने गांव आते हैं आपके पंचायत में और क्यों अलग करना चाहते हैं पंचायत? अपने पंचायत में 3 गांव हैं, भीम डोंगरी, पंडरिया और डोंगरिया जी। डोंगरिया में जनसंख्या वर्तमान की स्थिति में हो गई है, इसलिए अपना अलग करवाना चाहते हैं। क्या विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं? विकास कार्य कब कम हो रहा है, इसलिए विकास कि नहीं सर्वे हुआ है कि नहीं? 2011 में हुई थी। 2011 के सर्वे के हिसाब से अपने यहाँ 1483 जनसंख्या है टोटल 2011 के सर्वे में। वारासिवनी नगर पालिका परिषद में 13 अगस्त को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। यह आयोजन नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, नगर पालिका उपाध्यक्ष दीपलता देशमुख, पार्षद विक्की एड़े, संदीप मिश्रा, मनोज दातरे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी की उपस्थिति में किया गया। संगीत में सुंदरकांड पाठ परिषद के कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा सुंदरकांड पाठ का वाचन किया गया। इस संगीत में सुंदरकांड के वाचन से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। इस 1 दिवसीय सुंदरकांड पाठ में शाम में आरती के बाद प्रसाद का वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। पद्मेश चर्चा में नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल ने बताया कि प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी सावन मास में नगर पालिका परिषद परिसर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें संगीतमय रूप से सुंदरकांड पाठ का वाचन किया जा रहा है और यह कार्यक्रम नगर सहित क्षेत्र की सुख, शांति और समृद्धि की कामना से किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका पार्षद, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। सावन के पवित्र महीने में नगर पालिका परिषद वाराणसी में परिषद जो हमारे स्टाफ, कर्मचारी, अधिकारी द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, उसी के तहत
आज मंगलवार के शुभ अवसर पर सावन के महीने में समस्त कर्मचारियों द्वारा पुनः संगीतमय सुंदरकांड किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे शहर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इसी उद्देश्य को लेकर अपनी परंपरा के तहत इस बार नगर पालिका कर्मचारी पुनः अपनी परंपरा को निभाते हुए सावन के महीने में सुंदरकांड का पाठन संगीत में हमारी वो श्वेता शर्मा के द्वारा और समस्त कर्मचारियों द्वारा भाई बहन के पवित्र रिश्ते और स्नेह का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन 15 अगस्त को पूरे क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाएगा। पर्व की तैयारियों को लेकर जहां लालपर्रा में भी बहनों के द्वारा भाइयों के लिए बाजारों से आवश्यक सामग्रियों की खरीदारी की जा रही है, वहीं दुकानदारों द्वारा ग्राहकों को लुभाने के लिए अपनी दुकानों की विशेष रूप से साज सजावट के साथ रक्षाबंधन पर्व से संबंधित गीतों को बजाया जा रहा है। रक्षाबंधन पर्व की तैयारियों का जायजा लेने 13 अगस्त को नगर मुख्यालय स्थित मार्केट में पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि पूरा बाजार ग्राहकों की भीड़ से गुलजार हो गया है, जिसमें राखी दुकानों व कपड़े की दुकानों सहित अन्य दुकानों में काफी चहल पहल नजर आई। बस स्टैंड में स्थित राखी की दुकानों में ग्राहकों की भारी भीड़ लगी रही, जहां महिलाओं, युवतियों और बालिकाओं के द्वारा रक्षाबंधन पर्व पर भाइयों की कलाई में बांधने के लिए राखी और उपहार स्वरूप रूमाल, नारियल और मिठाई सहित अन्य सामग्रियों की जमकर खरीदारी की गई। साथ ही श्रृंगार सामग्री, मेहंदी, चूड़ी सहित तमाम तरह की वस्तुओं की खरीदारी की जा रही है। इसके अलावा मुख्य मार्केट स्थित दुकानों में भी दिन भर लोगों की आवाजाही के कारण चहल पहल बनी रही। बिजनेस तो ठीक चल रहा है, कल से उठाव चालू हो गए हैं। कभी मार्केट में मतलब नई वैरायटी की राखियाँ उपलब्ध? हाँ, नई वैरायटी में बहुत से आइटम आ रही हैं, जैसे तुम्बा राखी हो गई, लटकन हो गई, स्वास्तिक राखी हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में राखी के रेट में कोई अंतर? राखी के रेट में 15 से 20% के अंतर आया हुआ है। राखियाँ पिछले वक्त की अपेक्षा इस साल अच्छी भी आई हुई है। नगर में स्थित खनिज मंत्री जनसंपर्क कार्यालय में 13 अगस्त को 108 संगीतमय हनुमान चालीसा पाठ और कार्यालय के भूमि पूजन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल सहित अन्य मंत्री, समर्थक और कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में प्रारंभ हुआ। इस 108 हनुमान चालीसा पाठ के संगीतमय वाचन से पूरा नगर भक्तिमय हो गया, जिसके आरती और महाप्रसादी वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। देखिए 22 वर्षों की लगातार परंपरा रही है, यहाँ पर अखंड रामायण और हनुमान चालीसा 108 पाठ का आयोजन हमेशा होता रहा, तो उसी को आज 108 पाठ का हनुमान चालीसा पाठ रखा गया। नया कार्यालय का भी आपने भूमि पूजन किया? नया तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसको रिनोवेशन कहूँगा कि थोड़ा सा सुधार कार्य, जैसे जनसंपर्क के हिसाब से अपने लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, थोड़ा सा सुविधा चाहते हैं, उसके अनुरूप जो है आज के समय की आवश्यकता है कार्यालय को थोड़ा सा बढ़ाने का, और उसका भी लालबर्रा के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में 13 अगस्त को शाम 4 बजे वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कृषि विभाग उप संचालक CR गौर, कृषि अनुविभागीय अधिकारी PL कोरी, सहायक उप संचालक RK खोबरागड़े व ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी RL मस्खरे की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा कृषि विभाग कार्यालय परिसर में नीम, आम, कटहल, सीताफल और जामुन सहित विभिन्न प्रजाति के छायादार और फलदार लगभग 30 पौधों का रोपण किया गया। इसके बाद समस्त कर्मचारियों के द्वारा पौधों की देखभाल कर सुरक्षित रखने का संकल्प लिया गया। और इसको जम के दबाना पड़ेगा।
आज ये हमारा मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, इसमें हमने सामूहिक रूप से वृक्षारोपण किया गया है। इसमें तो सर कौन सी प्रजाति का पौधा लगाएगा? इसमें आम भी है, नीम भी है, आपकी मोरचली भी है, कटहल भी है। कितने पौधे लगाएगा सर? लगभग इसमें 25 के करीब पौधे लगाए, 30 पौधे लगाए। हर बोला हर हर महादेव के नारों से क्षेत्र को गुंजायमान करते हुए 12 अगस्त को प्रातः 10 बजे लालबर्रा से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सिहोरा स्थित माता मंदिर से शिव भक्तों का जत्था कावड़ में जल लेकर लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर कंचई घाटी स्थित अति प्राचीन बंजारी माता मंदिर के लिए रवाना हुआ। बोलबम सेवा समिति सिहोरा द्वारा द्वितीय वर्ष आयोजित यह कावड़ यात्रा डीजे की धुन पर पैदल नाचते गाते और भोले बाबा के नारे लगाते ग्राम पोंडी, नेवर गांव, परसा टोला, कंजई होते हुए बंजारी माता मंदिर पहुंची। रास्ते में नेवर गांव और कंजई में समस्त कावड़ियों का स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया और इसके बाद बंजारी माता मंदिर में भी कावड़ियों का स्वागत के बाद भगवान भोलेनाथ मंदिर, बंजारी माता मंदिर में पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का जल अभिषेक किया गया। वारासिवली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत मंगेझरी के सलाई टोला निवासी 26 वर्षीय दिलीप बिसेन और 23 वर्षीय सुजीत बिसेन के घर में गत दिवस चोरी की घटना हुई थी, जिसके आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत दिनों मंगेझरी निवासी 26 वर्षीय दिलीप पिता नंदकिशोर बिसेन के घर से पंप का रोटर पाइप और 23 वर्षीय सुजीत पिता भरतलाल बिसेन के घर से अनाज चोरी हुआ था, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी ने थाने में नामजद दर्ज करवाई थी, जिसे चोरी करते हुए बद्री टोला निवासी 55 वर्षीय रोहिदास पिता परसराम के द्वारा देखा गया था, क्योंकि उक्त व्यक्ति जंगल के पास स्थित खेती में परहा लगाने का कार्य कर रहा था। आरोपी मलहम टोला निवासी 40 वर्षीय दिलीप पिता खेमचंद कुमरे की सरगर्मी से पतासाजी की जा रही थी, जिसे सोमवार को नगर से गिरफ्तार कर थाने में लाया गया और कड़ाई से पूछताछ की गई कि दिलीप बिसेन के घर से पंप का रोटर पाइप और सुजीत के घर से अनाज की बोरियां सहित दोनों के पर्स, जिसमें 7-8 हजार रुपए सहित आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी जैसे अन्य दस्तावेज थे, उसे कहां रखा है, जिस पर आरोपी दिलीप पिता खेमचंद उम्र 40 वर्ष निवासी मलहम टोला के द्वारा अपना गुनाह स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया कि वह अपने मामा सलाई टोला निवासी भाऊलाल इनवाती के यहाँ परहा लगाने गया हुआ था, जहां से दिलीप बिसेन के घर से पंप का रोटर पाइप और सुजीत के घर से अनाज की बोरी चोरी कर जंगल में छुपाया गया। आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया गया। ये घटना दिनांक 10/8/2019 के दोपहर 11 और 12 के बीच की बात। सर, आरोपी के पास से चोरी के सभी सामान बरामद कर लिए गए। आरोपी के पास से पैसे और पर्स बरामद नहीं हुए। उसका कहना आया कि जंगल में छुपा दिया हूँ। जंगल में भी सर्च किया गया, मगर जंगल में पैसे और पर्स नहीं मिले। अनाज मिल गया और पंप, रोटर पंप का पाइप, पूरो, ये 3 चीज़ें बरामद हुई हैं। और आरोपी को चोरी करते हुए घर से सामान निकालते हुए रोहिदास गांव का जो बद्री टोला का है, जो गांव में आया हुआ था, उसके द्वारा वारासिवली बस स्टैंड में 13 अगस्त को स्टॉल लगाकर भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में सदस्यता अभियान चलाया गया। सदस्यता ग्रहण करने वाले व्यक्ति के मोबाइल से भाजपा सदस्यता नंबर पर मिस कॉल किया गया। फिर मैसेज के बाद एक लिंक है जिसे
ओपन कर सदस्यता लेने वाले की जानकारी प्रारूप अनुसार भरी गई। साथ ही कई व्यक्तियों को ऑफलाइन फॉर्म भरवाकर सदस्यता दी गई, जिसके बाद उक्त व्यक्ति भाजपा का सदस्य हो गया। आपको बता दें कि भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान का प्रारंभ 6 जुलाई को बनारस से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर किया गया था, जिसके तहत वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में करीब 25,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला था, जिसको लेकर नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न आयोजन कर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी का ये जो महापर्व चल रहा है सदस्यता अभियान, इसके तहत हम आज नगर स्तर पर यहाँ पर सदस्यता अभियान के लिए बैठे हुए हैं बस स्टैंड वारासिवनी में। जो हमारे नगर का लक्ष्य था वो करीब 4,000 का था, जिसमें हम 3,000 की पूर्ति कर चुके हैं अभी तक, और 1,000 सदस्य और बनाना है जो 20 अगस्त तक संपन्न किया जाना है। वारासिवनी स्थित दिगंबर जैन मंदिर में दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के तत्वाधान में 13 अगस्त को 64 विधान एवं शांति विधान का आयोजन किया गया। यह आयोजन कटंगी से पहुंचे ब्रह्मचारी संजू भैया के सानिध्य में किया गया, जिसमें सुबह 9 बजे तक 64 रिद्धि विधान पूजन विधि विधान से कर रिद्धिधारी मुनियों की आराधना की गई। तत्पश्चात दोपहर में शांति विधान की पूजा विधि विधान से की गई। इस दौरान महाराष्ट्र कर्नाटक से आई प्राकृतिक आपदा बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए समाज के स्वजातीय बंधुओं द्वारा चंदा जमा किया गया। 1,51,000 रुपए करीब की राशि और कुछ कपड़े जमा किए गए, जिसे बाढ़ पीड़ितों के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र भेजा जाएगा। आज हमारे श्री जैन मंदिर में 2 विधान संपन्न हुए। ये बहुत कम होता है ऐसा कि एक ही दिवस में 2 विधान संपन्न हो। आज सुबह 64 रिद्धि विधान संपन्न हुआ और दोपहर में शांति विधान संपन्न हुआ। एवं आज महाराष्ट्र कर्नाटक में जो बाढ़ आई है उसमें पूरे समस्त समाज की ओर से लगभग 1.5 लाख रुपए की दान राशि एकत्रित करके भेजी जा रही है, जिसमें पूरे समाज ने अपनी यथासंभव राशि दान देकर सहयोग प्रदान किया। लालबना के स्थानीय हॉस्पिटल कॉलोनी स्थित मनकामेश्वर महादेव मंदिर में श्री भोले शंकर जन कल्याण समिति के तत्वाधान में श्रावण मास के पावन अवसर पर विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। इसी तारतम्य में 11 अगस्त को अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रयागराज इलाहाबाद से पधारे रामायण गायन मंडली के कलाकारों के द्वारा संगीतमय अखंड रामायण पाठ का वाचन किया गया, जिसका अंतिम सावन सोमवार के अवसर पर 12 अगस्त को दोपहर 12 बजे हवन पूजन और महाआरती के पश्चात प्रसाद वितरण कर समापन किया श्रावण मास की अंतिम सोमवार के उपलक्ष्य में हम लोग कल से संगीत में अखंड रामायण का पाठ कर रहे हैं, जो कि आज 12 से 1 बजे के बीच में समाप्त होगा। इसके पश्चात शाम को हवन, उसके बाद महाआरती, फिर खीर के रूप में प्रसादी वितरण किया जा रहा है। वर्तमान समय में साइबर क्राइम एक विकट समस्या बन गई है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए साइबर नोडल थाना हमेशा की तरह इस बार भी तत्परता से कार्य करते हुए एक बार फिर 92,000 की राशि वापस दिलवाकर पीड़ितों को खुश होने का मौका दिया। ठगी के इस मामले में इस बार रिया जैन निवासी वारासिवनी द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पर साइकिल खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी पूर्वक 42,425 रुपए ट्रांसफर करा लिए, जिसकी सूचना साइबर नोडल थाने में मिलने पर साइबर नोडल द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए संपूर्ण राशि को वापस दिलाने में मदद की गई। इसी प्रकार 10 अगस्त को संतोष आहूजा निवासी गुजरी
चौक बालाघाट द्वारा ऑनलाइन सामान खराब आने पर वापस कराया, परंतु राशि रिफंड न होने से ऑनलाइन वाली कंपनी को करवाकर फरियादी का मोबाइल हैक कर उसके क्रेडिट कार्ड से 50,000 की ठगी कर ली गई। दोनों प्रकार की शिकायत में साइबर नोडल थाना बालाघाट द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पीड़ितों की संपूर्ण धनराशि वापस करवाई गई। बालाघाट से राजगढ़ जिले चावल ले जाने निकले ट्रक चालक और उसके साथी द्वारा 6,85,000 रुपए की चावल राजगढ़ ना पहुंचाकर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिए गए थे। इस मामले में पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। 9 जुलाई को बालाघाट से राजगढ़ के लिए 520 बोरी चावल कीमत 6,85,000 रुपए के चावल राजगढ़ न पहुंचाकर किसी अन्य व्यक्ति को भेज दिए गए। इस मामले में चावल बेचने वाले व्यापारी अशोक कोचर द्वारा ग्रामीण थाने में रिपोर्ट करवाई गई। पुलिस द्वारा 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें ट्रक चालक इकबाल निवासी शिवपुरी जिला छिंदवाड़ा और दूसरा आरोपी जो कि नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार महंगे शौक पूरे करने के लिए इन आरोपियों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। 520 बोरिया चावल की लोड करा करके संबंधित गोडाउन के लिए रवाना किया था, तो इन आरोपी चालक इकबाल और उसका क्लीनर है, इन्होंने राजगढ़ को माल न ले जाते हुए परासिया ले गया और परासिया में ले जा करके उन्होंने जो है एक विशाल यादव को 2 लाख रुपए में बेच दिया था। विशाल यादव ने भी वो जो माल है उसको सारना में एक गोडाउन में छुपा के रखा था। इन सब चीज़ों का साइबर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हमें जानकारी मिली, मुखबिरों का सहयोग लिया और एक टीम गठित की। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल साहब और सीएसपी साहब के निर्देशन में एक टीम गठित की। उस टीम ने जाकर के जो है ये सब चीज़ें पर्दाफाश किया है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अधिवक्ता संघ चुनाव में अधिवक्ताओं में दिखा भारी उत्साह, मतगणना कार्य शुरू, देर रात तक आएंगे परिणाम। बजट के अभाव में कन्यादान योजना की रुकी राशि, 8 करोड़ 44 लाख का भुगतान बाकी। ऑनलाइन ठगी के पीड़ितों को मिली राशि वापस, साइबर सेल की अहम भूमिका। एक ट्रक चावल चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार, बालाघाट से राजगढ़ जाते समय रास्ते में बेच दिया था पूरा चावल। मैन बोर्ड को मैन ही रहने दो, व्यावसायिक उपयोग ना हो, इसके लिए दानवीर दुर्गा प्रसाद जी के पोते ने जिला प्रशासन से की मुलाकात। सामाजिक न्याय विभाग और रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों को 2 माह से वेतन के लाले, डीडीओ कोड बना परेशानी की वजह। नोटिस बोर्ड पर जानकारी चस्पा करने के बाद भी शिक्षक लगा रहे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चक्कर, स्थानांतरण का मामला। विधवा पेंशन योजना का नहीं मिल रहा लाभ, महिलाओं ने लगाई जिला प्रशासन से गुहार। और जिला अस्पताल की व्यवस्था देखने के लिए कलेक्टर ने नियुक्त किए 3 सदस्यीय टीम, हर विभाग पर रखेंगे निगरानी। तो ये थे अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।